नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। चक्रवात मोंथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। पिछले 6 घंटों से ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ा है। वर्तमान में ये चक्रवात मछलीपट्टनम से लगभग 160 किलोमीटर, काकीनाडा से 240 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 320 किलोमीटर दूर केंद्रित है। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने भुवनेश्वर में कुछ स्तरीय बैठक की और चक्रवात से निपटने की लेकर तैयारियों का जायजा लिया। राज्य सरकार ने राज्य के गंजाम, गजपति, कोरापुट, नवरंगपुर और मलकानगिरी, रायगढ़, कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में राहत और बचाव कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है, जहां भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। 11 जिलों के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज से कम 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि तटीय शहर गोपालपुर के होटल इस महीने की 30 तारीख तक बंद रहेंगे। मोंथा के मद्देनजर पुरी में लाइफ गार्ड और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटकों को समुद्र के आसपास जाने और उसमें नहाने से रोक दिया। समुद्री तट इलाकों में तूफान का कहर तेज होता जा रहा है और इसलिए स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चक्रवाती मोंथा के प्रभाव से काकीनाडा में भारी बारिश और तूफान की स्थिति पैदा हो गई है। चक्रवात के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। इंस्पेक्टर बिस्वा ने कहा है कि उनकी टीम 24 घंटे तैनात है और स्थिति की निगरानी कर रही है। चक्रवाती तूफान मोंथा के कहर के बीच आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के कलेक्टर डॉक्टर जी लक्ष्मीशा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर जी लक्ष्मीशा ने कहा है कि जिला प्रशासन तूफान को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और हर परिस्थिति की निपटने के लिए तैयार है। पूरे जिले में भारी बारिश होने की आशंका है और इसलिए गांव स्तर तक सभी रिस्पांस टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत एक बार फिर से वैश्विक सौर अभियान के केंद्र में चमक रहा है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 8वीं महासभा में मुख्य भाषण दिया। राष्ट्रपति ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रेखांकित करते हुए कहा कि सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। छठ पर्व के समापन के साथ ही अब बिहार की सियासत में भी उबाल आ गया है। महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं और उससे पहले गठबंधन दलों का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आज तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा है कि उनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है और उनके वादे और घोषणाएं केवल जनता को गुमराह करने के लिए होती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर जदयू नेता अरुण कुमार ने उम्मीद जताई है कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगा। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने आज 3 जिलों का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रशांत किशोर आज पूर्णिया, अररिया और सुपौल जिले के लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने एसआईआर पर कहा है कि सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया पूरे देश में आयोजित करना आवश्यक है, जो पारदर्शी चुनाव का आधार बने। बिहार चुनावों के लिए आज जारी होने वाले महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि लोग केवल घोषणाओं में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर किए गए काम में विश्वास करते हैं। बिहार में वोट चोरी कहीं नहीं देखी।
देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है और जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत होगी उसमें यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कल इन राज्यों के गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की घोषणा की। आयोग ने कहा है कि एसआईआर दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एसआईआर की आवश्यकता पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है। एसआईआर के दूसरे चरण पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एसआईआर करवाना, चुनाव करवाना और चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना, ये सब चुनाव आयोग के संवैधानिक कर्तव्य और उसका संवैधानिक अधिकार है और हम इसका स्वागत करते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के 2 दिन के दौरे के बाद स्वदेश लौटे। वे तमिलनाडु के कोयम्बटूर उतरे और आज से उनका 3 दिन का तमिलनाडु का दौरा है। उपराष्ट्रपति का कोयम्बटूर हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद अपनी इस पहली यात्रा के दौरान वह कोयम्बटूर, तिरुप्पूर, मदुरै और रामनाथपुरम में अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कोयम्बटूर नागरिक मंच उपराष्ट्रपति का कोयम्बटूर जिला लघु उद्योग संघ में अभिनंदन करेगा। देश में आतंकी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जांच एजेंसियां बड़े स्तर पर तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं और अभी कुछ ही दिनों पहले 9 अक्टूबर को पुणे में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जबरदस्त छापेमारी की गई थी और इस मामले में अब तक एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के इस ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्ध परिसरों की तलाशी ली गई है, जिसमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और आपत्तिजनक साहित्य जब्त किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज 3 नए जजों ने आज शपथ ली है। जस्टिस दिनेश मेहता, जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी लखनऊ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरबाणी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि गुरुचरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के गुरु साहिबान के पावन चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित सर्वेक्षण पोत इशरक के कलगी यानी कि CREST का अनावरण किया गया और इशरक को 6 नवंबर को नौसेना बेस कोच्चि में शामिल किया जाना है। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी करेंगे। अपनी तरह के तीसरे जहाज के रूप में इशरक का प्रेरण उन्नत अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो क्षमता वृद्धि और आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाता है। दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण के जहरीले कोहरे से निपटने के लिए आज एक निर्णायक दिन हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराने का क्लाउड सीडिंग ट्रायल के लिए आज की तारीख तय की गई है। कानपुर से क्लाउड सीडिंग के लिए उड़ाजहाज और क्लाउड सीडिंग करने के बाद मेरठ में उतरेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि मौसम साफ होने के साथ ही दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में भारत में स्मार्ट सड़कों के भविष्य पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष होने के अवसर पर राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार ने सूचना दी है कि उत्तराखंड में दिसंबर से ग्रीन सेस लागू किया जा रहा है। ये सेस अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर वसूला जाएगा। ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट टैरिफ प्रबंधन पर खर्च किया जाएगा।
कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बयान से हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान अगर चाहेगी तो वो पद पर बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, हाईकमान ही अंतिम निर्णय लेता है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बयान पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि सिद्धरमैया के बयान के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उनकी बात का पालन होगा। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 20वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की ओर से वक्तव्य प्रस्तुत किया। आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख दोहराते उन्होंने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देना चाहिए और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान ब्रुनई के विदेश मंत्री दातो एरिवान पेहिन यूसुफ से भी मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुई ट्रुंग के साथ बैठक की। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे। वे भारत समुद्री सप्ताह 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गिरी न्यूज। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें फटाफट अंदाज में। नहाय खाई के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व आज संपन्न हुआ। आज पर्व के चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये परंपरा रही और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उषा अर्घ देने के लिए घाटों पर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पूजा के लिए बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना, धूप, अगरबत्ती, हल्दी और कई अन्य सामग्री रखी और जिसे लेकर व्रती घाट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ पर्व के समापन पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। छठी मैया की असीम कृपा से आप सभी का जीवन सदैव अलौकिक रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा के अंतिम दिन पटना स्थित अपने आवास पर उगते सूर्य को उषा अर्पित किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना स्थित अपने आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। आज के कारोबारी दिन में भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में पीएसयू बैंक सेक्टर में बढ़त देखी जा रही थी और जो कि 1.01% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपए की गिरावट के साथ 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई है, तो वहीं चांदी की कीमत 4,250 रुपए की भारी गिरावट के साथ 1,51,250 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। इस साल सितंबर में स्मार्टफोन निर्यात के नया रिकॉर्ड बनाया है और निर्यात 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और इसमें 100% की वृद्धि हुई है, जो स्मार्टफोन निर्यात में किसी एक महीने में अब तक की सबसे बड़ी उछाल है।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 5,500 करोड़ का निवेश होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि इन परियोजनाओं से देश में हाई डेंसिटी और मल्टी लेयर पीसीबी, कॉपर लैमिनेट और कैमरा मॉड्यूल और कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाली थिन फिल्म जैसे अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रुसेल्स में अपनी यात्रा की शुरुआत जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ महत्वपूर्ण बैठक के साथ की और इस बैठक में भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भारत के आर्थिक परिदृश्य पर सितंबर 2025 की मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की और इसमें बताया है कि अगस्त से अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के बावजूद वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक और व्यापार की अनिश्चित वैश्विक पृष्ठभूमि में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है। वहीं जीएसटी सुधार और त्योहारी सीजन में खपत के साथ बढ़ी हुई मांग और आपूर्ति पक्ष के विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतक विकास दर के अच्छे रुझान दिखा रहे हैं। जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखा अच्छा असर। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जीएसटी रिफॉर्म से देशों में खपत का ट्रेंड मजबूत हुआ है, मुख्य सेक्टर में बिक्री बढ़ी है और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बेहतर हुआ है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 2.6% की तुलना में जुलाई और अगस्त 2025 में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन 5.4% बढ़ा है और इसी दौरान एफएमसीजी की शहरी बिक्री 4.1% पर स्थिर रही है, जबकि ग्रामीण एफएमसीजी बिक्री 8.4% बढ़ी। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की कुल आय सालाना आधार पर 6% बढ़कर 6,767 करोड़ रुपए हुई। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 आधुनिक बीज प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बीज प्रबंधन 2.0 प्रणाली और ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन प्लांट्स से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। ये नए प्लांट किसानों की जरूरतें पूरी करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र ने महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों के किसानों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की दलहन और तिलहन की खरीद योजना को मंजूरी दी। बिजनेस एडवाइजरी फर्म ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 की तीसरी तिमाही में टेक्नोलॉजी सेक्टर में 1.48 अरब डॉलर की डील हुई है और इस दौरान डील की संख्या 80 रही। टाटा इन्वेस्टमेंट का सितंबर 2025 को समाप्त दूसरी तिमाही में पैट 19.8% बढ़ा। कंपनी के अनुसार समीक्षा तिमाही में परिचालन के कुल राजस्व बढ़कर 153.98 करोड़ हो गया। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो ने सितंबर 2025 में नए ग्राहक जोड़ने में अग्रणी बने रहते हुए इस महीने 2,12,662 वायरलाइन ग्राहक और 32.49 लाख मोबाइल कनेक्शन जोड़े हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार वह डिजिटल एकल खिड़की मंच भारत आयात निर्यात लैब सेतु की पायलट परियोजना शुरू करने जा रहा है। ये प्रणाली देश भर की परीक्षण एवं निरीक्षण एजेंसियों को एक साथ जोड़कर निर्यात और आयात के लिए एक माल की परीक्षण रिपोर्ट और प्रमाण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और कागज रहित बनाएगी। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर कई गुना बढ़कर 7,610 करोड़ रुपए हो गया। बाजार नियामक सेबी ने वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को फिलहाल स्थगित किया।
भारतीय जीवन बीमा निगम ने दी वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें उस पर अडानी समूह की कंपनियों में धन के निवेश के लिए रोड मैप तैयार करने और बाहरी कारकों के प्रभाव में अपने निर्णय बदलने का आरोप लगाया गया था। एलआईसी ने दी वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों का झूठा और निराधार बताते हुए कहा है कि सभी निवेश पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ किए जाते हैं। एलआईसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके निर्णय बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची से मुलाकात की। ये मुलाकात कट्टरपंथी रूढ़वादी नेता के जापान की पहली महिला नेता बनने और सैन्य तैयारियों में तेजी लाने के एक हफ्ते के बाद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और जापान का सबसे अहम सहयोगी बताते हुए कहा है कि जापान की मदद के लिए वे जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। ट्रंप अपनी दक्षिण कोरिया की यात्रा से पहले टोक्यो में व्यापारिक नेताओं से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है कि जब उनके कुछ समर्थक उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस में लाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट रूट का सुझाव दे रहे थे। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तारीफ करते हुए कहा है कि दोनों ही भविष्य में राष्ट्रपति पद के लिए अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बाद हमास ने गाजा में एक और बंधक के शव को रेड क्रॉस को सौंपा और गाजा में अब भी 12 बंधकों के अवशेष मौजूद हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा है कि वह राष्ट्रपति से त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ ऊर्जा विकास से जुड़ा सहयोग समझौता निलंबित करने का अनुरोध करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में हाल ही में फिर से खोली गई एक खदान में हुए विस्फोट में 2 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। सूडान में गृह युद्ध के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अल फशरी शहर में सेना मुख्यालय पर कब्जा किया, जो देश के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में सूडानी सेना का आखिरी गढ़ है। तुर्की और ब्रिटेन के बीच 8 अरब पाउंड के समझौते हुए हैं और जिसके तहत तुर्की ने 20 यूरो फाइटर टाइफून जेट खरीदे हैं, जिससे नाटो सहयोगियों के रक्षा संबंध और प्रगाढ़ होंगे और तुर्की की वायु रक्षा प्रणाली होगी मजबूत। तुर्की के पश्चिमी हिस्से के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है, जो 5.99 किलोमीटर की गहराई में आया था। जमैका इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान मलेशिया से जूझने वाला है। ये तूफान वर्तमान में 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और आज शाम तक ये जमीन पर दस्तक देगा और पूरे करेबियाई द्वीप में तबाही मचा देगा। मेटा ने ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता उल्लंघन के संबंधित मामलों में लगभग 270 करोड़ रुपए के मुआवजे फंड की घोषणा की है। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने सर्बिया के नोवी साद में आयोजित अंडर 23 सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत ने फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के पहलवान को 10-0 से हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाया। मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनहत सिंह ने कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की 17 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी मेलिसा अल्वेस को 3-1 से मात दी। कनाडा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट में अनहत का अगला मुकाबला बेल्जियम की दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन टीने गिल्स से होगा। सिडनी के अस्पताल में भर्ती श्रेयस अय्यर अब आईसीयू से बाहर आ गए हैं और उन्हें बाई पसली के निचले हिस्से में चोट के बाद अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सेखिया ने कहा है कि ये जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में चोटिल हुए भारत के वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका उपचार चल रहा था। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज
प्रतिका रावल घुटने और टखने की चोट के कारण आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गई हैं। प्रतिका रावल के महिला वनडे विश्व कप से बाहर होने के बाद उनकी जगह अब स्टार ओपनर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 30 अक्टूबर को आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल खेला जाना है और इस मुकाबले को जीतने वाली टीम 2 नवंबर को खिताबी मुकाबले में उतरेगी। साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 2 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। ये सीरीज 14 से 26 नवंबर के बीच खेली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस अगले महीने पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट के लिए फिट नहीं होंगे और उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ कप्तान होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 2025 सीजन के शेष सभी BWUAF टूर्नामेंट से नाम वापस लेने का फैसला किया है। पीवी सिंधु ने खेल से ब्रेक लेने का निर्णय अपने पैर की चोट से पूरी तरह से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लिया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।